तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करेंगे कोडी रोड्स से। तो कोडी रोड्स जो कि हमारे करंट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, वो एक बार फिर से प्रॉफिटेबल साबित होते हुए दिखे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। अब टॉप मर्चेंडाइज सेलर्स की मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं 2024 की अभी तक की। अभी आधा 2024 ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आधा अभी स्टिल बाकी है। तो अभी तक जितना हो चुका है मैं आपको उतने तक का बताता हूँ। द टॉप डब्ल्यूडब्ल्यूई मर्चेंडाइज सेलर्स ऑफ 2024 थस फार। आप देख सकते हो कि नंबर 1 पे है कोडी रोड्स, हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, एक बार फिर से प्रूव करते हुए कि क्यों है भाई वो कंपनी के करंट फेस। उसके बाद नंबर 2 पे है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। सीएम पंक देखो भाई इन रिंग एक्शन में है नहीं, मतलब ऑफ है, स्टिल मर्चेंडाइज इनके आप देख सकते हो। नंबर 3 पे जे उसो, मजाक की बात नहीं है भाई, जे उसो स्टिल इस लिस्ट में है एंड किस किस के साथ है ये भी देखो। नंबर 4 पे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। अभी रिटर्न नहीं हुआ है रोमन रेंज का, बाहर है डब्ल्यूडब्ल्यूई से, लेकिन इसके बावजूद अपने स्पॉट को टॉप 5 में क्लेम कर रहे हैं रोमन। एंड नंबर 5 पे हैं भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन द रैटल स्नेक। तो यहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन नंबर 5 पे अपने पोजीशन को बरकरार रखें। पिछले टाइम भी आई गेस यहीं पे थे कुछ आसपास, अभी के हिसाब से टॉप 5 लिस्ट ये है। एंड नंबर 1 पे है कोडी रोड्स। कोडी रोड्स देखो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए इतने प्रॉफिटेबल साबित हो रहे हैं कि पूछो ही मत। रेसलमेनिया में भी इनकी जो मर्चेंडाइज थी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी। आई गेस मिलियन से ऊपर का रिवेन्यू जनरेट हुआ था इनके मर्चेंडाइज से, सिर्फ मर्चेंडाइज से। तो कोडी रोड्स कितने प्रॉफिटेबल हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत अच्छे से मालूम है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, एंड इसीलिए हर जगह बैनर पे पोस्टर पे कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। तो अभी के हिसाब से भाई कोडी रोड्स के लिए एंड उनके फैंस के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये, एंड ये एक और पॉजिटिव साइन है। आगे भी कोडी रोड्स को ऐसे ही बेटर पुश मिलते रहेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो अभी के हिसाब से नंबर 1 पे कोडी रोड्स, नंबर 2 पे सीएम पंक, नंबर 3 पे जे उसो, नंबर 4 पे रोमन रेंज, नंबर 5 पे स्टोन कोल्ड। अभी देखते हैं कि आधा जो अपना 2024 बचा है, 7 महीने और बचे, ये जून कैलकुलेट कर लो तो अगर इसको भी ऐड कर लोगे तो 7 महीने और बचे 2024 में। तो देखते हैं कि साल एंड में कौन होता है नंबर 1 पे एंड कौन होता है टॉप 5 में। अभी के हिसाब से ये है लिस्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड एईडब्ल्यू को लेकर। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड एईडब्ल्यू के बीच में भी हमें कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड टीएनए के बीच में देखने को मिल रहा है? क्या ट्रिपल एच एंड टोनी खान ये दोनों सेम पेज पे आ सकते हैं? तो देखो भाई, अगर मुझसे कोई ये चीज़ पूछेगा तो मैं तो सिंपल इसका आंसर नो दूंगा। मेरे अकॉर्डिंग तो ये चीज़ नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन को ऐसा लगता है कि ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व बिलीव्स दैट नाउ इज मोर लाइकली देन एवर फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई and AEW to work together। इनकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, if there's ever a time it could happen, now's more likely than it's ever been. I don't think either person, Triple H and Tony Khan, is opposed। तो बूटलेग कैव पॉडकास्ट पे कहते हैं स्वर्व, जो कि WWE के अंदर भी थे, अभी AEW के वर्ल्ड चैंपियन है, कहते हैं कि मेरे हिसाब से इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कभी नहीं थी, एंड अभी जितना बेटर टाइम है इससे पहले कभी नहीं रहा। एंड मेरे हिसाब से टोनी खान एंड ट्रिपल एच अपोज्ड भी नहीं होंगे इस आइडिया के। किस आइडिया के? WWE एंड AEW के कोलैबोरेशन के आइडिया को लेके ये कुछ ऐसा कह रहे हैं। मेरे हिसाब से भाई ये एक बहुत बड़े डिल्यूजन के अंदर है। पता नहीं स्वर्व को ऐसा क्यों लगता है कि अभी ये सबसे बेस्ट टाइम है कोलैबोरेशन के लिए, स्पेशली जब सीएम पंक AEW से डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ गए, स्पेशली जब सीएम पंक ने भाई एरियल हेलवानी के शो पे ब्यूरी करा AEW को। उसके बाद AEW ने लाइव टेलीविजन पे शॉट्स लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड सीएम पंक के ऊपर। उसके बाद MJF ने अपने रिटर्न के बाद जस्ट विंस मैकमैन को पोक करा, डब्ल्यूडब्ल्यूई को पोक करा। तो आखिर ये बेस्ट टाइम कैसे है, कोई मुझे समझाए। क्या ये बेस्ट टाइम इसीलिए है बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत प्रॉफिटेबल है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत अच्छी इंगेजमेंट मिल रही है, तो इसीलिए बेस्ट टाइम है? बट AEW के लिए, क्योंकि AEW जो कि नीचे आ रही है, उसको भी फायदा हो जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के सहारे से। मेरे अकॉर्डिंग तो यही कहना चाह रहे होंगे, बिकॉज आई डोंट थिंक कि ट्रिपल एच इतने मूर्ख होंगे कि वो टोनी खान के साथ करने जाएंगे कोलैबोरेशन, स्पेशली इतने सारे डंप कमेंट्स के बाद। एंड अभी सासा बैंक्स ने भी क्या कमेंट करा था मैंने आपको बताया ही, तो पता नहीं इन्हें ऐसा क्यों लगता है। मेरे हिसाब से तो भाई ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। इवन 5 साल बाद भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ तभी पॉसिबल हो पाएगी जब टोनी खान के सर से रेसलिंग का भूत उतर जाएगा, एंड अगर वो अपनी कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई को देने को तैयार हो जाएंगे, तो तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी मेरे अकॉर्डिंग। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मार्क हेनरी को लेके। तो भाई रिक्वेस्ट करी गई है डब्ल्यूडब्ल्यूई से कि आप हायर करें मार्क हेनरी को। मार्क हेनरी जो कि अभी से पहले AEW के अंदर थे ऑल एलीट रेसलिंग में, लेकिन अब वो हो चुके हैं फ्री एजेंट बिकॉज उनकी डील एक्सपायर हो चुकी है, एंड उन्होंने कंफर्म करा बस्टेड ओपन रेडियो में कि अब वो AEW के साथ डील साइन नहीं करेंगे। ऐसे में भाई मैट मॉर्गन जो कि रेसलिंग लेजेंड है, इन्होंने भाई रेसलिंग वेटरन ने
बोला है कि मार्क हेनरी को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आना चाहिए। इनफैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई को खुद से सामने से आके मार्क हेनरी को साइन करना चाहिए। क्यों? बिकॉज भाई मार्क हेनरी ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत मेजर लेजेंड रहे हैं एंड कहते हैं कि मार्क हेनरी को आप एक बैक स्टेज रोल में ला सकते हो, उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी मैटर करेगा। एंड शायद ये बताते हैं, मुझे नहीं पता ये सही है फिर नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये कहते हैं कि बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल को भी नरिश करने में काफ़ी हेल्प करा है मार्क हेनरी ने, माय बैड। कैसे करा है वो मुझे नहीं पता, क्या इन्वॉल्वमेंट थी मार्क हेनरी की बियांका ब्लेयर के लिए या फिर क्या इन्वॉल्वमेंट थी मार्क हेनरी की जेड कारगिल के लिए, वो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन ये ऐसा क्लेम करते हैं। तो अगर ऐसा सही में है तो देन यस, डब्ल्यूडब्ल्यूई एक चांस दे सकती है मार्क हेनरी को। एंड इतना सवाल जवाब भी नहीं होना चाहिए, अगर एक बैकस्टेज रोल में लेना है तो ईजिली ले सकते हैं। मार्क हेनरी के रिलेशंस भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ सही है एंड अभी हमने देखा भी कि एज स्टार्स ने जो अटैक करा कोडी रोड्स के ऊपर वो भी इंस्पायर्ड था मार्क हेनरी से ही एंड इसके ऊपर मार्क हेनरी रिएक्ट भी करा था। सो आई थिंक हाँ, डॉट्स भी कनेक्ट हो रहे हैं, यू नेवर नो, पॉसिबल है। क्या आप चाहते हो कि मार्क हेनरी बैकस्टेज इन्फ्लुएंस करे सुपरस्टार्स को आके डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर? कमेंट करके बताना। फिलहाल मैट मॉर्गन कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को नीड है इस चीज़ की। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है भाई पाइपर नाइवन एंड बेली के मैच को लेके। इनका मैच ऑफिशियल हो चुका है वेमेंस चैंपियनशिप के लिए। ये मैच होगा क्लैश ऑफ द कैसल में, बेली डिफेंड करेंगी अगेंस्ट पाइपर नाइवन। ये वाला मैच क्यों ऑफिशियल हुआ, इसके ऊपर कमेंट करते हैं डेव मेल्टजर एंड डेव मेल्टजर कहते हैं द मेजर मैच इज द नाया जैक्स मैच एंड दैट जस्ट डिड दिस टू फिल टाइम अंटिल वी गेट टू इट। तो कहना है मेल्टजर का कि ये वाला मैच बस वाहियात में अनाउंस हो गया। कहते हैं कि जो मेजर मैच है वो नाया जैक्स के साथ है, बेली का समरस्लैम में ये वाला मैच होगा, वो है मेजर मैच एंड ये बस एक फिलर है ताकि टाइम पास हो जाए। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, मैं अपने हिसाब से आपको बताता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ये तो चलो फिलर तो है, तो सारी फ्यूड्स में फिलर है अंटिल एक चैंपियन अपनी टाइटल ड्रॉप करे। तो मेरे हिसाब से भाई ये फिलर तो नहीं है, बिकॉज जो पाइपर नाइवन है वो वहीं से बिलोंग करती हैं, स्कॉटिश हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ड्रू मैकिंटायर की तरह ही। तो उनको अपने होम टाउन में एक मोमेंट मिलना चाहिए, इसीलिए क्लैश ऑफ द कैसल में उनको टाइटल अपॉर्चुनिटी मिली है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर आप मेंडजर पे बिलीव करना चाहते हो तो उन पर भी कर सकते हो, उनका कहना है कि बस ऐसे ही टाइम पास के लिए करा है अनाउंस। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस एंड पॉल हेमन को लेके। एक तो भाई बेचारे पॉल हेमन इतने टेंशन के अंदर है भाई, इतने टेंशन के अंदर है कि देख के दया आ जाती है। लेकिन क्या रोमन रेंस खुद भी आने के बाद पॉल हेमन को टेंशन के अंदर ही डालने वाले हैं? क्या पॉल हेमन की दिक्कतें खत्म नहीं होने वाली है रोमन के रिटर्न के बाद? यस, मे बी। अभी के हिसाब से भाई ऐसा इसलिए है बिकॉज पॉल हेमन काफ़ी डबल बातें कर रहे हैं। डबल बातें कैसे कर रहे हैं? पॉल हेमन कभी कहते हैं कि मेरी रोमन से बात हुई, तो कभी सोलो सिकाओ को दिखाते हैं कि वो उनके फेवर में, कभी दिखाते हैं कि सोलो को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पॉल हेमन काफ़ी डबल बातें कर रहे हैं, कभी इधर ढूंढ रहे हैं, कभी उधर ढूंढ रहे हैं, यानी घूम रहे हैं। तो ऐसे में भाई रोमन रेंस जब आएंगे तो वो सवाल कर सकते हैं पॉल हेमन से कि तुमने झूठ क्यों बोला मेरे बारे में, तुम मेरे भी हाफ पे बातें क्यों कर रहे हो? तो ये जो रिफ्ट है वो रोमन एंड पॉल हेमन के बीच में आ सकता है। जिस तरीके से सोलो एंड हेमन के बीच में, वो सेम चीज़ रोमन एंड हेमन के बीच में भी हो सकती है। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी नहीं होगी, ये एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जहां रोमन रेंस कुछ गुस्से में दिखेंगे पॉल हेमन के ऊपर एंड उसके बाद पॉल हेमन वापस रोमन की साइड चले आएंगे, बिकॉज पॉल हेमन को भी बेबी फेस की तरह ही रिएक्शन मिल रहा है। तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई, स्टोरी इस तरीके से इंडिकेट कर रही है चीज़ों को एंड उसके बाद दोनों साथ आ जाएंगे। फिलहाल गाइज इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।